दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को। और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज़ में चर्च गेट पे गया था। जी जी। काफ़ी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीज़ें जहाँ पे बताई हैं, गज़ब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने ज़माने में हम गए हैं, गुज़रे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो आपने मुझे सब बताएं, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है। जी जी। तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊँ और देखूँ तो भी काफ़ी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज़ मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्या बात है। शुक्रिया एक बार और। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफ़र है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे? नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। मुझे फ़ोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली। हाँ हाँ। और मैंने बीएससी भी लिया था। और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी। ओके। अच्छा, उस ज़माने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको ख़त्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी। बिल्कुल। तो यही था कि बस जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफ़ी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए। जी जी। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। जी जी। पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में आप उनकी ज़िंदगी के साथ या किसी भी चीज़, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया। और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आँख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए। जी जी। खुद की प्रैक्टिस 30 साल हो गए। तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूँ अभी तक इसके अंदर। ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है जी। ऑफ्थेल यानी आई। तो आई सर्जन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज़ है। जी। इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आँख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 7-8 साल कोविड के बाद सबसे ज़्यादा हुई है, वो आँख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं। जी बिल्कुल। जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो गए हैं। आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए न जगह है, न खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है। तो उसके वजह से आँखों की बीमारियाँ जो है रिलेटेड टू आँख की थकावट या आँख की स्ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले ज़माने में जब
हम बड़े हो रहे थे तो ज़्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आँख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविज़न तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज़्यादा आँख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम हैं, आँख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है। तो या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आँख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज़्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है, इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं, जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या आप कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते जी हैं? जी। ड्राइनेस भी उसका एक रूप है? ड्राइनेस रूप है इसका। एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज़्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आँख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। तो नॉर्मली अपने आँख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आँख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आँख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आँख का गीला रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आँख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आँख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आँख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आँख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आँख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जी। जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आँख 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए, वो कोई कहीं दूर फार्मूला देखें। बताया गया ना? 20-20-20 फार्मूला है। जी। अब कौन फॉलो करता है भगवान जाने। कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, जी। लेकिन एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना। ऑफ कोर्स। अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता और है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है। पहले एलसीडी थे, जी। कोई साल पहले, ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे। अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो हैं उनमें हम ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। वो ज़्यादा चमकीली होती है। ज़्यादा चमकीली रहती हैं, तो उसका वो जो ब्राइटनेस रहता है या तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज़्यादा होती है। जी। तो आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं? सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द। जी। क्योंकि आप एक आसान चीज़ है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है। अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज़ है वो 24 घंटे काम करता है। जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है, तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले, लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आँखों में जब थकावट ज़्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आँख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स हैं, वो थक जाते हैं, और वो थकने के बाद फिर वो सर दर्द देने चालू होते हैं। सो सर दर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सर दर्द के लिए, अच्छा। और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है। हम अभी काफ़ी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं, कंप्यूटर्स के लिए भी, जी। बच्चों में भी देते हैं, जिससे आँख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं। जी। तो यही है कि हेडेक्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। इरिटेशन आँख में, खुजली आते रहती है आँख में, क्योंकि आँख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग के हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज़्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे, जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं। ओके। आप समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन,
अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक है। जाती वो है। भी थक जाती हैं। जी क्या बात है। तो जी ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि अ, जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना अब जी मुश्किल है, हमें ये जी मान लेना चाहिए जी कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिर दर्द होता है, ये कुछ चीज़ें आई। एक चीज़ जो मैंने कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है। नहीं नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है। जी जी। अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है जी। वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं। जी जी। वो अपने आँख का प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80 to 120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आँखों का वो 12 to 18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं, वैसे आँख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आँख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है जिसको ग्लोकोमा कहते हैं। जी जी। ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, जो काफ़ी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है। अच्छा। हमारे हिसाब से तो आँख के स्ट्रेन के वजह से आँख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है। जी जी। वो एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज़्यादातर माँ बाप से आती है। आपके आँख की, जिस तरह से आपकी आँखें हैं, उनका शेप साइज़ उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़ वगैरह, उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज़्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में। ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज़्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आप आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे। अब हमारे पास आइए, आपका आँख का प्रेशर हम चेक करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस बीमारी में, वो आँख में सबसे खतरनाक बीमारी है जी जी। ग्लोकोमा जो है। मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आँख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सर दर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए। आँख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता, कुछ ही नहीं पता चलता। लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है। ओ गॉड। तो जी। क्योंकि आँख का जो एक सिंपल चीज़ है, जो अपनी जो नस है वो आँख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आँख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहाँ पे लाइट पड़ती है, वहाँ से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा, बिल्कुल। फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो ख़त्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है ओके। कि आँख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है, सूख जाती है। सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है। तो रोशनी गई। रोशनी गई। एक उम्र के बाद जी चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जी ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए। अगर एक चीज़ है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराएं। उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए? साल में एक टाइम जी। बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है तो आप चेक करवाएंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सेम चीज़ है। कॉमन सेंस, ये आप सेंस लोगों है। के, तो 40 ये हमें दिमाग में बिठा लेना हाँ, चाहिए। 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में ये हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है। हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं। संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से। जी जी। सेम डायबिटीज़ में है, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है
तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता। जी। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज़ नहीं, मुझे कहाँ से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहाँ से आ गया। सही बात कहीं है। मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं कहीं से से भी, भी आ सकते हैं। पूरे फैमिली ट्री तो में। बीमारियां जो हैं वो जो जेनेटिकली आती हैं हमको, विरासत में बीमारियां तो ज़्यादातर आती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से ही अगर पता चले कि पेशेंट है, ज़िंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखें या एक्सट्रीम चीज़ें में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लाकोमा के लिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक 2 घंटे निकालिए, सिंपल। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता-पिता को ग्लूकोमा की समस्या है, वो भी जाँच कराएँ, और जिनको नहीं है वो भी एक उम्र जाँच के कराएं। बाद ज़रूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जाँच करा लें, आँखों का प्रेशर वगैरह। जी। जब भी आप अपने आँखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। जी, यहाँ सही एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मज़ेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है, क्या वो आँखें चेक करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। जी। देखिए क्या है कि जब से आँखों के डॉक्टर आए हैं, उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया। जी। डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे। आपको अगर याद रहेगा, हमारे जनरेशन में तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे। अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं। जी, जी। तो जब कभी, तो आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है, जी। लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए। जी। अभी काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को, जी। पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहाँ पे गया, चश्मे वाले की दुकान में कहा हम मुफ्त का आपके आँख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी। अभी मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है? पेशेंट की बाकायदा, कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है। एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज़ है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूँ, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से? नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फ़ोन करेंगे। Exactly. कि ये दे रहा है, मैं लूँ कि नहीं लूँ। एग्जैक्टली। तो अगर ये ऐसे है तो आँख के बारे में भी वही है। आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं, जी। हाँ, मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफ़ी, वो वहाँ पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है जी। ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है। आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफ़ी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आँख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है जी। लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। मेरा यही होगा कि क्योंकि पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहाँ पे आप काम करते हैं उनको भी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो आँख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, इस सब से बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं। ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए। नहीं, टू ईच देयर ओन। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे
चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो ऑफ कोर्स, बाकी कोई भी आँख की समस्या हो तो आँख के डॉक्टर के पास तो ज़रूरी आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी आँखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता जी। और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं, हाँ, वो बिठाया जाता है बहुत देर देखिए तक। ये एक साइंस है। जी। जो आँख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, जी। और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज़्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से बिल्कुल। लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफ़ी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे, नॉर्मल विजन 6/6 या 20/20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या? नहीं। शहर में किसको 20/20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए। जी, जी, बिल्कुल। वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है, जी, जी, जी। लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम यस। चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फ़र्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, जी। उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफ़ी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं, है ना, स्पेशली लेडीज़ कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ, घर पे करते क्या है। काफ़ी लोग लेडीज़ घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी। तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना। बिल्कुल। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ज़रूर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज़रूर। चूंकि बातें आंखों की हो रही हैं, तो गाने भी आंखों के होने चाहिए। अच्छा। ओके, श्योर। तो यहाँ गाना सुनते हैं। ओके, जरूर। है ना? थैंक यू। आंखों में क्या जी, फिल्म का नाम है अरे वाह। 9-2-11। 9-2-11 बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, और जो कि गलत है। यहाँ तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफ़ी आँख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स जी, में। जी। और उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज़ वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक सीधी चीज़ है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नज़दीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके वे, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट। या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नज़दीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज़ होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखनी चाहिए, वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा नज़दीक ले रहा है। ये दूसरी चीज़ है, टीवी के नज़दीक जाना या तो बहुत नज़दीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज़ है, काफ़ी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी टेढ़ी, देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फ़र्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आंख में नंबर का फ़र्क हो तो जो दिमाग है उसको, वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है। तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है, इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो आंख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा,
बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए। जी, जी। तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का इलाज चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। और इसके अलावा क्या आँखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नज़र रखना चाहिए? पैदाइशी कोई दिक्कत है? पैदाइशी आ, दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है जी। मैटरनिटी के बाद। लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या तो बच्चे की जो प्यूपिल रहती है, जो कि बीच की रहती है, उसमें कोई सफ़ेदी वगैरह उनको दिखाई दे, तो पता चले कि आँख में कोई ज़रूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए। जी। कई बार तिरछी आँखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है? वही कह रहा हूँ, तिरछी आंखें जो है, जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था। जी। तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज़्यादातर, कमज़ोरी के वजह से भी होती हैं। अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमज़ोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। उसका शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है। अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है। अगर नंबर से भी, उसके साथ भी आजकल काफ़ी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं। जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं, लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आँख को सीधी की जा सकती है, जी। जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, चूँकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने ये तो देखा कि आँखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े, उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए, और वो तमाम चीज़ें हैं। पर पोषण से जुड़ी चीज़ें कौन सी हैं जो ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट्स की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आँखों की सेहत बेहतर है? मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ। जी। वरना हर रोज़ खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत ज़रूरी है जो हम करते हैं। और अगर हम देखें अपने देश में, किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको जी। संतुलित आहार कहते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डाइटिशियन या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है। जी। तो टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं होता। और दूसरी बात है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। सभी बाहर जाइए, बम्बई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है, आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल। आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे पीएचडीज आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और विद्वान सभी लोग हैं। बहुत ही हमसे बड़े पीएचडी हैं सारे। जी। अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी, जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियाँ ऐसे रगड़ो तो आपके आँख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा ओके। कि डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो। तो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो आप ही, आप मुझे आके बताओ। तो ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। मैं एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो। नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है। बिल्कुल। उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आपको और कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा कचौरी खाएं, बड़ा पाव खाएं, पाव भाजी खाएं, जलेबी खाएं, तकलीफ तो होनी। इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है।
आंखों पे इतना ज़्यादा, हाँ डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं, जी, जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उसके तो लिए अलग तरह की सावधानियाँ। उसकी अलग अलग तरह की सावधानी है। जी। डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग-अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूँ। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें? कम्फर्ट। एग्जैक्टली अब उसके बाद आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे नाइकी चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे प्यूमा चाहिए। ब्रांडिंग हो गई। जी, आंखों में भी वही है। जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, बस। हाँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लुक ज़रूरी है, सभी को लुक पसंद है, जी। लेकिन उसके आगे सारा ब्रांडिंग है, उसके आगे क्या है। और एक जी, चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पूछा नहीं लेकिन ये एक सवाल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से। जी, जी, जी। देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो जी। पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसे हाँ। नहीं है। एक बात और, गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते हैं इसको नंबर है, हमको, हम दोनों को नहीं है। ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है। बिल्कुल। दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आँख का नंबर आँख के शेप और साइज़ के ऊपर आता है। जी। वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था, तो माँ बाप ने जाके वहाँ पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया? हाँ, बिल्कुल। तो आप फिर समझे? आप तो इसमें ये भी इस सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, सवाल नहीं, समझना ज़रूरी है। सवाल तो ज़रूर उठाइए। जी, जी। हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं दो कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल पूछिए, सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन समझना ज़रूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। जी। और ये उल्टा साइंस है। जो आँख के नंबर कम पड़ रहा है, हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं। हुँ। उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम ज़ीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो, वो क्लियर वो बनेगी। क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए बिल्कुल। शेप और साइज़ में। ये हुँ। हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं। बिल्कुल। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स दोबारा देख यस। लीजिए आप, जो मैं कह रहा हूँ आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा। हुँ। मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल, नंबर अलग चीज़ है, नज़र अलग चीज़ है। जी। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नज़र पे है, नंबर पे नहीं है। हुँ। समझ लीजिए सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है। हुँ। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो हैं बेचारे, उनको नंबर नहीं है। हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है। जी, जी, ये जी। रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आँख जी, की, जी, जी। जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल। उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है। पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आँख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। हुँ। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफ़ी टाइम होता है माँ बाप बोलते हैं, इन आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफ़ी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज़्यादा दिखाई देता था। अच्छा, हमने बच्चे से कहा आप चश्मा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हुँ। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहा है, देखते क्या है। हुँ। बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो। बिल्कुल। मैं तो ऑलवेज कह रहा हूँ, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? दृष्टि। बिल्कुल। अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया है तो फ़ौरन उसे चश्मा बनवा कर देना और चाहिए। 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, जी। क्योंकि बच्चों के आँख की शेप और साइज़ बदली होते रहता है। लड़कों में ज़्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है। जी, ये जी। ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है। जी। और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, बच्चे की नज़र देखिए।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे-मोटे चश्मे लग जी, जाते हैं, बड़े जी, नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं। जी। वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेज़र के ज़रिए जो हम सुनते हैं कि जी, चश्मा हटाया जा सकता जी, है? जी। तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आँख के शेप और साइज़ के ऊपर आता है। जी। काफ़ी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया यानी माइनस नंबर जो रहता है, जी। उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फ़र्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपका जो लेंथ है आँख की वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है। इन बच्चों में काफ़ी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं। हुँ। कोई और कमज़ोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। हुँ, हुँ। क्योंकि जब तक कि आँख का नंबर 2 साल तक स्टेडी ना हो, लेज़र या लेज़िक करना सही नहीं है। सपोज़ कोई बच्चा आया हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20-18 की और उसके बाद उसके आँख का साइज़ चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, हुँ। दोबारा तो नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि लेज़िक क्या है या लेज़र जो क्या है, उसके अंदर जो अभी आप आँख का जो नंबर आँख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेज़र से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है। अच्छा। उसका एक कैलकुलेशन है, और उसके वजह से फिर जो है, जो जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है, तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। हुँ। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेज़र है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफ़ी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर आपका लेज़र कर रहे हैं, किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर सामने की कांच पतली हो तो और नहीं कर लेज़र सकते। हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है, और वो भयानक चीज़ है, आगे आपकी दृष्टि में परिणाम आ सकता है। ओहो! आप समझे कि नहीं? सामने देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए जी। वो जो आपने कहा आंसू वगैरह, उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो। करेक्ट। तो वो भी जांच करना ज़रूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीज़ें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेज़र के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। हुँ। एक उम्र के साथ आपके आँख में बदलाव आएगा ही। 45 के बाद नज़दीक का नंबर आएगा, तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हों, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो। जी। लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफ़ी टाइम लेज़र होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज़ की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना ज़रूरी होता है। कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज़्यादा नंबर हो, काफ़ी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है। जी। और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आँख की बीमारियाँ होनी है वो तो होनी है, हुँ। भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज़ हो। वो तो आप लेज़र से, हम बायोनिक आई तो नहीं बिठा रहे वहाँ पे, जी, जी। आँख जो है तो वही है। बिल्कुल। हाँ, सिर्फ़ उसका शेप चेंज हो रहा है। उसका सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है। जी। उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए। पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है। जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता। कई बार बुज़ुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं। वो देखिए, अभी एक नई चीज़ आई है पिछले 5-7-8 साल में, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है बुज़ुर्ग लोगों के, और ज़्यादातर मोतिया होने के बाद ही ऑपरेशंस किए जाते हैं। जी, जी। लेकिन काफ़ी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके, जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, कि जिसमें मोतिया नहीं है लेकिन उसको निकाल के
वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है। जी जी। तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर तक फिर बाद में वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफ़ी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं। जी बिल्कुल। पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत ज़रूरी है कि इस जब ये आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है। जी तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आँख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दैट इज़ माय बॉटम लाइन टू एवरीबडी। जब ज़रूरत हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफ़ी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है। जी और हम कितनी भी कोशिश करें, तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक पेशेंट का आँख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आँख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहाँ वहाँ है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है। बिल्कुल। पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं जी बिकॉज इट इज़ नॉट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आँख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा आँख तो, और आँख को तो सबसे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा कैसे, आँखों के थ्रू ही दिखेगा। परफेक्ट बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, ज़रूर। और वो गाना है आंखों में हमने आपकी अरे वाह। सपने सजाए हैं। डॉक्टर साहब, गाना हमने सुन लिया। गाने की पहले एक बात आई थी, और वो मोतियाबिंद की बात आई थी। आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। जी। ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है, और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है? तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आँख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने जी। की कांच की, जी उसके पीछे जो रहता है, अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके जी। पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आँख का, तो जिसको, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आँख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो 3-4 चीज़ें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है, जी उसके बाद पीछे का पर्दा है जी। जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है, जो नस है। ये नस, जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है। बिल्कुल। तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया। जी अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है, और ये ज़्यादातर ज़िंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफ़ेद होता है, जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं, जी सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं जी जी। जब तक कि अपनी ज़िंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर, यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफ़ेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी। एक सिंपल चीज़ है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है। जी। मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं। अच्छा। जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लोकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है। जी। सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है, और सभी के अच्छे उसके और ये रिजल्ट्स सभी आते हैं। जांच में पता चल जाता है, जांच में पता कि हो चल रहा है। जाए। ज़्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है, जो ज़्यादातर पहले ज़माने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफ़ी जल्दी दिखाई दे रहा है। 40, 45, 50 में भी कैटरैक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक अच्छा। जो आया है हमारे आँख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है, मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण
कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई जी, मार जी। लग जाए किसी को, जी। या डायबिटीज़ में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप 90 ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीज़ें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र में के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नज़दीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफ़ी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपनी आँख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक कि बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है। अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो तो हम लोग, अगर और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। जी। काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है। जी। तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं। ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो जी। किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा? पक्का है, जी। दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं, उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं। काफ़ी टाइम जल्दी, काफ़ी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल है, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं। अच्छा। उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं, लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आँख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेज़र से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती। जी, जी। लेकिन अगर आपके किसी के आँख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो ज़िंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज़ हो, वरना तो पूरी ज़िंदगी चलता है। 99, हाँ, 100% पेशेंट में तो पूरी ज़िंदगी वही लेंस चलती है, किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था। शी इज़ 91 ईयर्स ऑफ एज। अब इतने साल हो गए, शी इज़ फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो व्हाट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज़ ओके। जी। शी इज़ तो 91 इतना ईयर्स ऑफ लंबा एज। वो इतना लेंस अरसा चलता हो है। गया, 91 ईयर्स हो गए, उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है? बहुत अच्छा सवाल। पहले ज़माने में हम लोग को रुकने पड़ता था कि अच्छा। मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था, हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे। आजकल ऐसा नहीं है? आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं। पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन? नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम जी। दिखाई दे रहा है। जी। काफ़ी टाइम डॉक्टर्स को ज़्यादा नेसेसरी रहता है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ। मेरे दोस्त काफ़ी खुश नहीं होंगे मेरे स्टेटमेंट के साथ, जी। लेकिन सॉरी, मुझे मजाक करने की ज़रा बुरी आदत है। लेकिन नहीं, पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुज़ुर्ग रहते हैं। लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूँ कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आँख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीज़ें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कोई एमल्सिफिकेशन हो, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज़ कर रहे हैं आँख के अंदर, उसको जी, तोड़ जी, के तो उसका निकाल असर। के उसको साफ़ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज़ कहता हूँ, आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है। जी। हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के हैं तो आपकी आंखें भी 60 साल की है, तो इट हैज़ ऑल्सो एज्ड। तो अगर बिल्कुल। मोतिया हो और आपकी आँख के दृष्टि में आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज़ बहुत ही सरल हो गए हैं, और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल। काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाँके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में। 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है,
तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आँख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आँख ठीक हो जाएगी। ड्रॉप्स डालने जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी जी। कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए। जी जी। आँख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका? आपको दृष्टि देने के लिए। करेक्ट। और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना। एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आँख में झेल सकता है, जी। क्योंकि क्या होता है वो एक फल की तरह, पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जी। वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहाँ से पानी खींचता है और वो गिर जाता है। सही है, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो। बिल्कुल। आँख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर, यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस। मैच्योर कैटरैक्ट तो मैच्योर हो गया, जी ये बिल्कुल। हाइपर मैच्योर हो गया, ज़्यादा बुजुर्ग हो गया। जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है। आँख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आँख में कहाँ गिरेगा? आँख में जगह कहाँ है? बिल्कुल। तो अगर आँख में फट गया तो आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। जी। आँख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आँख का? इमरजेंसी में ऑपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज़ पीछे की नस है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सह लेगा? जी। उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी। जी। जी। तो सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान। जी। हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है। जी। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे, कहाँ जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए? जी, बहुत ज़रूरी है। जी। सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं। जी। जी। नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो ये किसको फ़ायदा होगा? जी। जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फ़ायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना जी। आँख जी। देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी। और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है। जी। जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने लेटेस्ट नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं। तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है। जी, वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम जी। किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में। सही लोग है। उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है,
कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनों को फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें ख़राब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो ज़िंदगी निकल जाती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए जी कितनी दिक्कत होती है। जी, तो उनके इससे लिए भी बहुत लोगों की मदद हो सकती है। बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की। जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं। जी। आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक? ये नॉर्मल है। जी। आई मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी, जी। लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजूरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो। हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है जी नहीं। जी लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टी टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आँख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। काफ़ी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आँख बच गई है। जी काफ़ी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आँख में भयानक चीज़ हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत ज़रूरी हो जी कि आँख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नज़दीक अस्पताल सभी जगह है, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना। क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता बहुत खतरनाक होता है और डिले। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे जी। में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहाँ पे ये है। फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, जी उसके आँख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के। जी ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए। 50 रुपए का आता है, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज़ वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप 50 रुपये, आप जाके कहीं पे भी 50 रुपये उड़ा देते हो। आँख के लिए एक प्रोटेक्टिव खुद ग्लास नहीं यूज़ कर करो। सकते और लोग। एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है। हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज़्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये ये कंसेप्ट छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर आंखों पर? के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं, जी बाकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूँ कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज़ नहीं करता। जी 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में खतरनाक जो नहीं है, लोग, फैशन है, उसके आगे क्या है? टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो। लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना 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 नो 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 नहीं, वो दैट इज, वो कलर ग्लासेस है, जी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है, गलत वाले। जी ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। आप टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है। जी 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 कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है। हाँ, कहीं गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड। उसके आगे कुछ नहीं, उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया? हाँ, काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है। आँखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आँख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई और उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आँख की, जो मार लगता है। जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आँख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए
तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आँख हम बचा सकते थे, जी। लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आँख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुँचे नहीं वहाँ पे, हम्म। कि आपने तुरंत ये नहीं करना था। आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आँख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुँच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय हैं, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी लेना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत जी। ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ एक गाना सुनते हैं आँखों से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात करते हैं। डॉक्टर साहब बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आँखों की एक समस्या है आँखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है? जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है जो आँख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना। जी। तो बारिश जो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जो जैसे वो होता था कि आँख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन जी, आ रही जी, है, जी। आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है। जी, जी। ये एनवायरमेंटल हो गया है। हाँ, हाँ। तो और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आँख लाल आती है, सीज़न चेंज होता है जिसको, तब होता है। तब वहाँ आता है। एलर्जीज़ भी बहुत आ गए हैं। क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है सबसे उसका भी ज़्यादा, आंखों को नुकसान? सबसे ज़्यादा, ओहो। सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ मैं, अच्छा बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आँख खोल के पानी मारते हैं। हाँ। मेहरबानी करके बंद कीजिए। ओहो। अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है। अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आँखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आँखों को निरोगी रखने के लिए दी है। इसके अंदर एंटीबायोटिक थोड़ा भी रहता है, एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आँख के अंदर, एंटीबायोटिक्स नहीं, आई एम सॉरी। और वो अपने आँख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। जी। तो हर टाइम जब हमारी आँख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजुअल के बारे में, हम आँख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो जी। अपनी आँख को साफ कर रहा है। जी। तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती। जी। तो हर टाइम जब भी हम आँख झपकते हैं तो एक नया आँख का पर्दा तैयार हो रहा है, आँख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा, हाँ। ठंडा पानी मारेगा, और वो तेज 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 छींटे। मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंख आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया है, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है। तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के किसी ऊपर। भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है और ठंडा बाहर फेंकने के लिए। ओके। तकलीफ हो रही है जी, 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 आँख जी। को जी। पानी मारने में। आँख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज़्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं। जी। जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आँख में से थोड़ा सा मैल निकलता है। जी। अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे थोड़ी मैल आ रही है आँख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है, जी। इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई। दिन में नहीं निकलती। दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए। जी। तो मेन चीज़ मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूँ मेरे, आँख को अकेले छोड़िए। आँख को तकलीफ नहीं देना, आँख आपको उससे भी ज़्यादा तकलीफ देगी। ओके। जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए। हाँ। ज़रूरत हो तो ज़रूर दवाई डालिए। काफ़ी पेशेंट नहीं आँख लाल होगी, ये वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए, आंखों में प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया जी। तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए, वो डालिए, ये सुरमा डालिए, वो डालिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज़ आईलाइनर यूज़ करती हैं, पहले
काजल यूज़ किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था। जी जी। हमारे माँ बाप ने माओ ने सबको किया, हम छोटे हाँ, छोटे थे। लड़कों को भी हाँ, लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफ़ी सेफ हैं लेडीज़ जी, के लिए, जी। जो बाहर से लगते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस। वहाँ पे लगा दिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। हाँ। ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आँख को अकेले छोड़िए। जी हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आँख को। जी। सोचिए, आपके खुद के आँख में आप उंगली डाल सकते हैं? नहीं। क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं। हाँ, आँख में क्यों नहीं डाल सकते आप? क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट है। सबसे नाजुक चीज़ है। बहुत जी। बढ़िया। सबसे नाजुक चीज़ है, उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आँख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते। जी। हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है। नॉर्मल कोई भी अपनी आँख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता। जी। वेरी सिंपल। जी। सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं। जी जी। और ये मुझसे हमें कहा पता गया नहीं था है कि कि ये खतरनाक है। योग में ये करते हैं, अच्छा। जल नीति करते हैं लोग योग में। मेरे देखिए, हमारे पेशेंट्स जो है काफ़ी आते हैं मेरे पास। तो जो हमारे यहाँ पे सांता क्रूज वेस्ट ईस्ट में एक बड़ा योग का सेंटर है, बहुत ही बढ़िया है जी। और काफ़ी सालों से है, 70-80 सालों से है। उनके भी एक टीचर मेरे पास आए थे और उनका अच्छा हमारा उसके ऊपर से आर्ग्यूमेंट हो गया। तो उन्होंने कहा, हम तो कहते हैं कि आप ये करो। तो मैंने कहा, देखिए मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप करना नहीं करना आपके हाथ में। जी जी। एंड ही वॉज कन्विंस्ड। सो आई सेड वेरी गुड। हाँ। मैंने आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है, जी। आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है। हाँ, आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है। लेकिन समझे? खुली आंखों के ऊपर खुली छींटे नहीं आंखों मारने। की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं आप, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं। सेम चीज़ है, क्या आंख बंद कर रहे हैं? जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है। जी। काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी सही वाली है। रखेंगे। सही है। तो ठंडा क्या होता है? तो ब्लड कंस्ट्रिक्ट होता, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना जी। जब ठंड होता है। जब आप जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज़ क्या लगाते हैं आप? बर्फ़ लगाते हैं ना, जी। गर्म थोड़ी लगाते हैं वहाँ पे। हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया, तो आप कुछ गिर ठंडा गए, लगा। तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ़ लगाएंगे ना। जी। बर्फ़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना, जी जी। उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज़ है आँख के लिए, आप आँख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुँह धोते टाइम, नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है। जी। ओके, नहाते टाइम तो हम आँख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आँख शावर के बाहर आने के बाद आँख लाल होती है, क्यों हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का सेम असर पानी, है। आँख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ज़रूरी बातें हमने की। चूंकि ये ज़माना जो है, ये आधुनिकता का ज़माना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आँखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे? आँखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है जी। और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की, जिसके वजह से एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, जी। जिसके वजह से पीछे की जो पीछे के पर्दे को जो खून आता है, वो खून पेशियाँ सूख जाती है। ओके। तो वो जो है, और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है। तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बात करना हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जी जी। हाँ, उसका जिक्र हुआ था और उसकी बात वो करनी ज़रूरी। वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है जी। ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ का। जी। एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। आँखों में मैं सरल में आपको बता देता हूँ। आँखों में डायबिटीज़ में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावट हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन।
तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं। जी। ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ये रहते हैं, अपने ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज़ बीमारी क्या है, इफ़ यू डोंट माइंड 2 मिनट आई वुड लाइक जरूर, टू टॉक बिल्कुल, अबाउट इट। बिल्कुल। हम कहते हैं डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी है। डायबिटीज़ बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है। जी, जी, क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है। जी, जी, आप कोई भी चीज़ खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। ऑफ कोर्स। तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। डायबिटिक्स में क्या हो, और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी। बिल्कुल, ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा, वो बैलेंस नहीं है। हाँ बैलेंस नहीं है। और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तरह। जी, जी। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, हाँ, उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया। जी, ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी। अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है। जी, इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज़ का। हाँ, पेशेंट पूछते हैं हमको, खून की बीमारी आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं? सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहाँ से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में। जी, अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज़्यादा होती है। जी, जी, ठीक है, इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि इंसुलिन बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब ज़रूरी है। जी, जी, ओके, आँखों में क्या होता है, आँखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स है। जी, ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज़ है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है। जी, हाँ, बड़े 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 टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहाँ से लीकेज आता है। जी, जी, ये लीकेज जो रहता है, आंखों में किस चीज़ का लीकेज होगा, तो आंखों में जो ये संतुलन मैनेज कर, हाँ सॉरी, डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहाँ हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आँखों में जो सेल्स जो है, जो उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आँखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज़ का? ब्लड निकल आता है जी। तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है, वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है।
वरना हमको सारी कुछ अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहाँ कुछ कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए तो आँख की दृष्टि के लिए, और सूजन है तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी। बिल्कुल। और ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए, जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर ऑपरेशंस, इंजेक्शंस, ये सब चीज़ें होती है। अगर डायबिटीज़ ऐसे, और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज़ जिनको है, आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आँख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है, जी। उनको पता है सडनली आँख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है। पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है, आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो। और रेगुलर चेकअप करना आजकल हमारा वो आप बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज़ सबसे खतरनाक बीमारी है सर जी। डायबिटीज़ की 2 ही चीज़ें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है। जी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमज़ोरियाँ हैं। ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है। इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है। इनको कंट्रोल करना पड़ता है। जी। ये क्योर नहीं होती बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल। क्योंकि शरीर की कमज़ोरियाँ हैं, तो ये क्योर नहीं होती। जी। इनको कंट्रोल करते हैं हम। जी। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आँख की रोशनी बचा सकते थे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना। बिल्कुल। नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है जी। और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे ज़िंदगी भर। बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप बहुत कराएं, ज़रूरी है, ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए। जी। डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज़ की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज़ में असर आँखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहाँ पर बात की जाए। जी। किसी आँख के ऊपर? जी। ब्लड प्रेशर है उसमें से एक। हाँ। हमारे आँखों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। जी। ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आँखों में भी काफ़ी टाइम, अगर आँख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आँखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है। जी। जी। तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आँखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीज़ें जो है। हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। जी। ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और वाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है। जी। फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज़्यादा आ जाए, बड़े साइज़ के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आँख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि 2 चीज़ें, या तो कहीं पे खून आ गया है पीछे के या पर्दे में या विट्रियस में, पीछे के जेली में, या तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको आँख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आँख का हिस्सा नहीं, वो आके वहाँ पे चिपका हुआ है। तो जहाँ पे वो चिपका है, काफ़ी टाइम वहाँ से वो सटक भी सकता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये प्रेशर की वजह से होता है? काफ़ी चीज़ों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है। अच्छा। स्पॉन्टेनियस, हार्ट अटैक आता है ना आदमी को, जी। जी। सेम चीज़ है। डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली। जी। जी। और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज़ वेरी डेंजरस।
और तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज़ में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा पीछे का नस, अगर हाथ किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप 1 दिन या 2 दिन घूम लो तो क्या होने वाला है? वो बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान जान ही शुरू नहीं हो आएगा जाएगा। ना, उसमें जी, जान जी, निकल जाती है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसमें ये सब डायबिटिक होता है? रेटिनोपैथी में होता है जी। एक, जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन कहते हैं। ये क्या होता है? सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहाँ पे लाइट जाता है, जी। उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डीजनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। जी। उसके 2 टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहाँ पे जा रहा है वहाँ से दिमाग तक नहीं पहुँच रहा। तो उसके लिए दवाइयाँ हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।